हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि 11 फरवरी का आपको आरओ का एग्जाम होना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थानों के टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। ये टेस्ट सीरीज से करने का मतलब क्या है कि एक ही क्वेश्चन में आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। जो भी इर्द गिर्द इस एक ही टॉपिक में जो भी क्वेश्चन आया है, उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनने हैं, सारे क्वेश्चन आपको उसमें करा दिए जाएं, ताकि आप जो है बेहतर से बेहतर एग्जाम में स्कोर कर पाए। हम लोग अभी तीसरा टेस्ट कर रहे हैं, उसका सेट 2 देखते हैं। 50 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 51वां। ठीक है, 51वां क्या है? प्राक्कलन समिति को स्थायी, एक मिनट, कह रहा है प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्यतित समिति भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। यह समिति सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। हाँ, दोनों बातें सही हैं। थोड़ा आप समितियों के बारे में देख लेते हैं, संसदीय समितियों के बारे में। ठीक है, संसदीय समितियों के बारे में अगर देखें तो संसदीय समितियों के बारे में अगर हम लोग देखें, समितियां, ठीक है, तो इसका कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल 118 में इसका उल्लेख किया। कौन से आर्टिकल में? 118 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका गठन कौन करता है? इसका गठन करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो समितियां कितनी प्रकार की होती हैं? समितियां आपकी 2 टाइप्स की समितियां होती हैं। एक होती स्थायी समिति, एक होती स्थायी समिति, स्थायी समिति, और एक होती है तदर्थ या एडहोक समिति। क्या होती है? तदर्थ तदर्थ समिति, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एडहोक समिति। क्या बोलते हैं? एडहोक समिति। ठीक है, तो हम इस लोग स्थायी समितियां देखते हैं कितनी कितनी होती हैं। स्थायी समितियां प्रत्येक वर्ष बनती है। स्थायी समितियां क्या है? प्रत्येक वर्ष बनती हैं, प्रत्येक वर्ष बनती हैं। ठीक है, अगर हम लोग स्थायी समितियों की बात करें, है ना, देखते हैं स्थायी समितियों की अगर हम बात करें, स्थायी समितियों की बात करें तो ये क्या बनती हैं? ये जो है स्थायी समितियां प्रत्येक वर्ष बनती हैं। ठीक है, क्या बनती हैं? प्रत्येक वर्ष बनती हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 1 साल होता है। क्या? ये प्रत्येक वर्ष बनती हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल होता है। ठीक है, ये बनती हैं आपके प्रत्येक वर्ष। ठीक, और इनका कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल इनका 1 साल के लिए बनती है ये। ठीक है, 1 साल के लिए बनती है। तो कई टाइप्स की आपकी होती है समितियां, स्थायी समितियां, जैसे कि वित्तीय समितियां। ठीक है, एक होती है वित्तीय समिति। वित्तीय समिति, वित्तीय समिति में ही लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। वित्तीय समिति में ही 3 समितियां आती हैं आपकी। प्राक्कलन समिति को क्या बोला जाता है? एस्टीमेट समिति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्टीमेट समिति भी बोला जाता है। इसमें आता है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। ठीक है, इसी को बोलते हैं एस्टीमेट समिति। क्या बोलते हैं? एस्टीमेट समिति। एस्टीमेट समिति सबसे बड़ी समिति यही है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 30 मेंबर वही टोटल लोकसभा से होते हैं। एक होती है इसमें लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति होती है। ओके, लोक लेखा समिति क्या होती है? लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है, कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। प्राक्कलन समिति की इसको जुड़वा बहन बोला जाता है। ठीक है, तो एक होती है लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति। ठीक है, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति ये होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हम लोग आगे आगे देखते हैं हम लोग। तो अगली समिति है हमारी, अगली समिति हमारी विभागीय समिति, जांच समिति, है ना। विभागीय समिति होती है, विभागीय समिति होती है, विभागीय समिति होती है। फिर जांच समिति होती है, जांच समिति होती है। कई सारी समितियां ऐसे करके बनती हैं, कई सारी समितियां बनती हैं। अन्वेषण समिति होती है। ठीक है, सदन समिति होती है, जिसमें सदन के निर्णय लिए जाते हैं। सदन समिति होती है। ठीक है, सदन समिति होती है। तो कई सारी समितियां होती हैं। तो हमें मेनली क्या पढ़ना है? हमें मेनली वित्तीय समितियां पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वित्तीय समितियां हमको पढ़ना है, वित्तीय समितियों के बारे में। वित्तीय समितियों की बात करें, वित्तीय समितियों की बात करें, ये कैसी समिति है? स्थायी समिति है। कैसी समिति है? स्थायी समिति है। ठीक है,
वित्तीय समिति। वित्तीय समिति में हम लोग पहली समिति पढ़ने वाले हैं। आपकी पहली समिति कौन सा पढ़ने वाले हैं? पहली समिति पढ़ने वाले हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, ठीक है। समिति इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और इसमें केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1950 में हुई थी, ठीक है, 1950 में हुई थी। और इसमें अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें सदस्य होते हैं 30। सबसे बड़ी समिति है, ठीक है। सारे के सारे इसमें लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, ठीक है। कोई भी समिति कोई भी नहीं होता। ये समिति कब लाई जाती है? ये बजट के बाद लाई जाती है। बजट के बाद इसको पेश किया जाता है। बजट के बाद ये लाई जाती है। बजट के बाद लाई जाती है। बजट के बाद लाई जाती है, ओके। बजट के बाद लाई जाती है। और अगर बात करें तो ये इसका काम क्या है? अपव्यय को रोकना। ये क्या काम करती है? अपव्यय को रोकती है, कि अपव्यय ना होने पाए, पैसों की बर्बादी होने से ये रोकती है, ठीक है। अगली समिति के बारे में पढ़े हम लोग। पहली प्राक्कलन समिति थी। अगर हम लोग अगली समिति के बारे में पढ़ें, दूसरी समिति हमारी वित्तीय समिति कौन सी थी? दूसरी समिति हमारी लोक लेखा समिति थी। कौन सी थी? लोक लेखा समिति। क्या बोलते हैं? लोक लेखा समिति। इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसकी स्थापना कब से हुई है? ये सबसे पुरानी है। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है सबसे पुरानी भी है। क्या है? सबसे पुरानी भी है, ठीक है। सबसे पुरानी भी है ये, ठीक। सबसे पुरानी भी है, ठीक। और इसके बारे में अगर बात किया जाए, इसके बारे में बात किया जाए, इसके सदस्य के बारे में बात किया जाए, इसके सदस्य जो है लोकसभा से इसके 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से इसके 7 सदस्य होते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं। इसका काम क्या है? इसको प्राक्कलन की जुड़वा बहन बोलते हैं। जो प्राक्कलन समिति, इस्टीमेट समिति, उसकी जुड़वा बहन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि जुड़वा बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन बोलते हैं। प्राक्कलन समिति की क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन बोलते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन बोलते हैं इसको। ये क्या करती है? ये कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी बात संविधान में 148 से 151 के बीच में की गई है। संविधान 148 से 151 अनुच्छेद के बीच में की गई है। तो ये कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, ठीक। क्या करती है? कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, ठीक है। कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। और अपनी समिति की रिपोर्ट ये किसको देती है? रिपोर्ट देती है ये किसको रिपोर्ट देती है? रिपोर्ट देती है लोकसभा अध्यक्ष को देती है। लोकसभा अध्यक्ष को ये अपनी रिपोर्ट सौंपती है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है? आपकी समितियां कौन सी थी? लोक उपक्रम समिति थी। तीसरी कौन सी समिति थी? तीसरी समिति जो थी वित्तीय समिति में है। ये सब स्थायी समितियों की बात कर रहे हैं। लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति क्या थी? लोक उपक्रम समिति थी। इसमें भी कितने मेंबर होते हैं? इसके सदस्य की बात करें तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 होते हैं, ठीक है। लोकसभा से 15 होते हैं। राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ये क्या करती है? ये उपक्रम है तो ये सरकारी कंपनियों की लेखा जोखा रखती है, उनकी जांच करती है कि सही चल रही कि नहीं चल रही। सरकारी कंपनी की जांच करती है। क्या करती है? सरकारी कंपनी की जांच करती है, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए इसका, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग आप सेट लगाएंगे ना, तो आपको अलग अलग सेटों में क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। प्राक्कलन समिति को क्या बोलते हैं? आकलन समिति या एस्टीमेट समिति भी बोलते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। सारे के सारे लोकसभा से होते हैं।
बजट के बाद लाई जाती है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है अपव्यय को रोकना। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी है। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसको प्राक्कलन की जुड़वा बहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन बोला जाता है। ये कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है। लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य क्या करते हैं? लोकसभा से आपके 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ये सरकारी कंपनियों के लेखा का जांच करती है कि कितना इनका जो है खर्चा वर्चा हो रहा है, कहीं गड़बड़ झाला वाला काम तो नहीं कर रही है। तो ये सारी चीजें चेक करती हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। अब आप यहाँ देखिए 3 टॉपिक आपके हुए, इनसे हर जगह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, करीब इसमें 12 से 15 पॉइंट थे, तो अब इससे 15 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपके 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आप गिनते चलिएगा कि आपके 400 से 500 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर, किसी राज्य की जनसंख्या, अगला क्वेश्चन है किसी राज्य की जनसंख्या, एक मिनट, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाता है? पंचायतों का गठन किया जाता है 20 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 11 लाख से अधिक। आप लोग चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 20 लाख से अधिक। क्या होगा? 20 लाख से अधिक होगा। पंचायतों की बात किस में की गई है? भाग 9 में की गई। चलिए थोड़ा पंचायतों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पंचायतों के बारे में बात कर लेते हैं। पंचायत, ठीक है, पंचायत की बात कर लेते हैं। पंचायत, पंचायत की बात किसमें की गई है? पंचायत की बात की गई है, पंचायत की बात की गई है भाग 9 में की गई है। ठीक है, भाग 9 में की गई है। कौन सी अनुसूची में है ये? अनुसूची जो है 11 है। कौन सी अनुसूची है? 11 है। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, 1992 में हुआ था, सॉरी 1992 में हुआ था। ठीक, इतना आप लोग याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है इसके लिए? इसके लिए आर्टिकल की बात करें या अनुच्छेद, ए आर टी मतलब अनुच्छेद या आर्टिकल, ए आर टी हम लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, ए से ओ तक में है। ठीक, ए से ओ तक में है। ठीक है, आर्टिकल अगर हम बात करें, आर्टिकल में जो है, आर्टिकल अगर 243 डी की बात करें तो ये क्या बात करता है? आरक्षण की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है? आरक्षण, रिजर्वेशन की बात करता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। और इसकी बात करें, आर्टिकल 243 आई की बात करें तो ये वित्त आयोग की बात कर, राज्य वित्त आयोग इसके चुनाव कराएगा उसकी बात करता है, वित्त आयोग की बात करता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अब थोड़ा सा और अगर चलेंगे तो संवैधानिक प्रावधान हो गए। थोड़ा सा अगर इतिहास की बात करें तो अगर हम इतिहास में जाएं तो चोल काल की जो है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था सबसे पुरानी थी, सबसे अच्छी थी। तो किसके, कहाँ से मिलता है इसका? चोल वंश में स्थानीय स्वशासन का जन्म होता है। चोल वंश में क्या होता है? स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन यहाँ पे, या आप इसको पंचायत भी कर सकते हैं, कहते हैं, इसका जन्म माना जाता है। अगर हम मॉडर्न इंडिया में आए, मॉडर्न इंडिया में आए, अगर मॉडर्न इंडिया में आए तो लॉर्ड रिपन को क्या बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को क्या बोला जाता है? लॉर्ड रिपन, ये एक अच्छा वायसराय था। ये क्या था? ये स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्वशासन का जनक इसको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। ठीक है, चलिए कुछ देखते हैं इससे पहले क्या व्यवस्था थी भारत में। 1952 में पंडित नेहरू, 1952 में, 1952 में कौन सा कार्यक्रम चलता है? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलता है। ठीक है, क्वेश्चन इस पे एग्जाम में पूछा गया कई बार, पीसीएस में, है ना, आरओ यारो कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहाँ पे चला था, किसके लिए चलता था? ये गांवों के लिए चलता था, ग्राम के लिए चला था। तो इस समय कौन था? पंडित नेहरू जी जो है हमारे मुख्यमंत्री थे। इनसे सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर अगर हम आगे चले, फिर 1953 तक आते आते, 1953 तक आते आते
1953 की बात करें तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो गांव के लिए चल रहा था, अब राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम चला। ठीक है, क्या चला? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम कब चला? 1953 में ये स्टार्ट हुआ। इसको भी पंडित नेहरू ने चलाया। कब चलाया ये? राष्ट्रीय स्तर पर चला। कहाँ चला? राष्ट्रीय स्तर, पूरे भारत में। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर। और इस समय भी कौन थे? पंडित नेहरू जी थे। पंडित नेहरू जी भी थे। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। फिर 1957 में बलवंत राय मेहता आते हैं। 1957 में क्या होता है? 1957 में सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता आते हैं। बलवंत राय मेहता आते हैं और ये पंचायतों की बात किसकी बात करते हैं? त्रिस्तरीय पंचायतों की बात करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों की बात करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों की बात करते हैं। 3 स्तर पंचायतों की बात करते हैं। ठीक है, 1959 में रिपोर्ट आती है इनकी। 1959 में रिपोर्ट आती है। 1959 में इनकी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आती है तो जो है 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान को आरजे लिख दे रहे हैं। नागौर नामक जिले से पहला जिला होता है जो पंचायतों को अपनाता है। सेकंड राज्य पूछ ले, पहला था ये नागौर। सेकंड पूछ ले तो सेकंड कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। क्या था? आंध्र प्रदेश था। क्या था? आंध्र प्रदेश था। सेकंड कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। सेकंड आंध्र प्रदेश था। फर्स्ट कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 3 स्तर कौन कौन से थे? पहले स्तर पर ग्राम पंचायत था। 3 स्तर कौन से थे? 3 स्तर थे, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, ग्राम परिषद। ठीक है, पहले 3 स्तर कौन से थे? पहले स्तर पे था ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। फिर दूसरे स्तर पर कौन सा था? पंचायत समिति। ठीक है, तीसरे स्तर पे कौन था? पंचायत परिषद थी। तो जिला परिषद क्या थी? सॉरी, जिला परिषद। ठीक है, ग्राम पंचायत का कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत के प्रमुख की बात करें तो कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है प्रधान होता है। क्या होता है? ग्राम प्रधान होता है। यहाँ पे क्या होता है? इनके चुनाव होते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख प्रधान होता है। ठीक है, इसका प्रमुख कौन होता है? बीडीओ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, बीडीओ। ठीक है ना, ये इसका जो है होता है जो है प्रधान। ठीक, सॉरी, ब्लॉक डेवलपमेंट नहीं, इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफिसर होता है। इसको बोलते हैं जिला प्रमुख अधिकारी। क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रमुख अधिकारी बोलते हैं। सॉरी, बीडीओ नहीं होता, ब्लॉक प्रमुख अधिकारी। क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख होता है। क्या होता है? ब्लॉक प्रमुख होता है इसका। ठीक है, ओके। ठीक है, इन दोनों के चुनाव होते हैं। जिला परिषद का जो प्रमुख होता है ये नियुक्त होता है। क्या होता है? ये नियुक्त होता है। ठीक है, इसका चुनाव नहीं होता है। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का आगे बात करते हैं। फिर ये सब कहानी हो गई। फिर आते हैं 1957 में, 1959 तक चले गए। फिर 1957 में आते हैं 1977 में आते हैं अशोक मेहता। क्या कौन आते हैं? 1977 में आते हैं अशोक मेहता। कौन आते हैं 1977 में? अशोक मेहता आते हैं। अशोक मेहता समिति आती है। अशोक मेहता समिति आती है और ये कहते हैं कि 2 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 स्तरीय की जगह 2 स्तरीय की सिफारिश करते हैं, लेकिन ये जो है लागू नहीं हो पाता है, काम खत्म हो जाता है इनका। ठीक है, फिर 73वां संविधान संशोधन आता है। 73वां संविधान संशोधन आता है। इसमें क्या होता है? संवैधानिक मान्यता मिल जाती है पंचायतों को। संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। संवैधानिक मान्यता मिल जाती है पंचायतों को। संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। ठीक है, संवैधानिक मान्यता मिल जाती है पंचायतों को। 73वां संविधान संशोधन कब आता है? 1992 में आता है। इसमें इनको कितने विषय दिए जाते हैं? 29 विषय दिए जाते हैं। ठीक है, कितने अनुच्छेद होते हैं इसमें? 243।
आर्टिकल ए से ओ तक इसका जो है गठन किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ तक की बात हमारी हो गई। ठीक है, यहाँ तक की हमारी बात हो गई। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या होता है। ठीक है, आगे की अगर बात करें, ठीक है, आगे अगर बात करें तो इसका चुनाव कौन कराता है। इसका चुनाव चुनाव कराता है इसका चुनाव को देखिए, इसमें दो चीजें हैं। निर्णय कौन लेता है। चुनाव का निर्णय लेती है राज्य सरकार, लेती है, 5 साल में होता है। ठीक है, कौन लेती है। राज्य सरकार जो है इसके निर्णय लेती है, राज्य सरकार इसके चुनाव का निर्णय लेती है। ठीक है, करवाता कौन है चुनाव इसके। इसके चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग, करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग इसके चुनाव करवाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव करवाता है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 73 संविधान को हम ऐसे लिखते हैं, अमेंडमेंट एक्ट। ये हम जो है संविधान को सी लिखेंगे, अमेंडमेंट एक्ट। लागू करने वाला पहला राज्य कौन था। लागू करने वाला फर्स्ट इस राज्य कौन सा था। फर्स्ट राज्य कौन सा था। एमपी यानी मध्य प्रदेश था। कौन सा राज्य था। एमपी यानी मध्य प्रदेश था। पंचायतों को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। राजस्थान का नागौर जिला था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर 1959 पे जो है पंचायतों को लागू करने वाला पहला राज्य था। जब इसको संवैधानिक मान्यता मिल गई, संवैधानिक मान्यता के बाद पहला राज्य कौन सा था, तो मध्य प्रदेश था। कौन सा था। मध्य प्रदेश जो है इसका था जो है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। 24 अप्रैल को जो है ये 1992 में आया था। 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। इसी को बोलते हैं, 24 अप्रैल को हम ही पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं। पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। एक्ट आया था आपका 1992 में, लागू हुआ 1993 में। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं हम लोग। 24 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। इसी 24 अप्रैल को हर साल मनाते हैं, इसी डेट को याद करने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। इसमें और आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। ठीक है, इसमें कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कितने विषय हैं इसमें। 29 विषय हैं। 29 विषय हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 243 ए से ओ तक इसके है। ठीक है, ए से ओ तक है। अनुच्छेद 243 डी में स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। आई में जो है वित्त आयोग की बात करी गई है। वित्त आयोग की बात करी गई है। ठीक है, वित्त आयोग की बात करी गई है। ठीक, चलिए थोड़ा सा एक कंपैरिजन देख लेते हैं। पंचायत क्या देख लेते हैं, कंपैरिजन थोड़ा सा एक देख लेते हैं, ऐड करते हैं। तो हमने आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया इतनी ही क्वेश्चन में। देखिए आपको क्या क्या बताया गया। ठीक है, आप देख लीजिए आपके कितने सारे क्वेश्चन इसमें तैयार होंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ कि हाँ सारा क्वेश्चन देखिए जो है कि 11 अनुसूची में है जो है, भाग 9 में है, 73वां संविधान संशोधन है। आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल ए से ओ तक में है। 243 डी में आरक्षण की बात की गई। आई में वित्त आयोग की बात की गई है। चोल वंश ने जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। चोल वंश को लॉर्ड रिपन को क्या बोला जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला, 50 बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। गाँव के लिए चला था, पंडित नेहरू ने चलाया था। फिर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा चला आपका। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर पंडित नेहरू ने जो है चालू किया। फिर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आती है और त्रिस्तरीय पंचायत की जो है ये गठन करती है। फिर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को पहला राज्य नागौर बन जाता है जो ये पंचायतों को अपनाता है। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बनता है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। फिर हमने बताया आपको कि पंचायतों में जो है 3 स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। जिला परिषद, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या होता है। ग्राम प्रधान होता है, जिस
ग्राम प्रधान या मुखिया या ग्राम सेवक भी बोलते हैं। पंचायत समिति को क्या बोलते हैं? पंचायत समिति बीडीओ यानी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, इन दोनों लोगों का चुनाव होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव होता है और ग्राम पंचायत में प्रधान का चुनाव होता है और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। जिला परिषद में जिला पंचायत अधिकारी होता है। जिला परिषद में क्या होता है? जिला पंचायत अधिकारी होता है, इसका चुनाव नहीं होता, ये नियुक्त होता है, ठीक है। फिर अशोक मेहता समिति आती है 1997 में। ये दो स्तरीय की बात करती है, लेकिन इसकी समिति की बात मानी नहीं जाती है। फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 में आता है, 1992 में आता है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, सॉरी 1993 कर लीजिए इसको, ठीक है। 1993 में आता है, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देता है और 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों को कि आपको साफ सफाई, ये सब जो भी विषय हो, है ना, तो 29 विषय इनके हैं, ठीक है। 243 ए से ओ तक इसका जो है गठन किया गया। चुनाव का निर्णय कौन लेती है? राज्य सरकार लेती। करवाता कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? पहला राज्य एमपी था। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 11वीं अनुसूची है, तो 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। 29 विषय है, 243 ओ से ओ तक है। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने बताया था, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, अब हम पंचायत समितियां देखते हैं। तो पंचायतों की जो बनी समितियां हैं उसकी ट्रिक देखते हैं। पंचायतों की समितियों की ट्रिक, जो समितियां बनी उसकी ट्रिक देखते हैं, ठीक है। समितियों की ट्रिक देखते हैं। तो आपको ट्रिक में क्या याद रखना है? बस आपको 4 वर्ड याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? बैग से याद रखना है। क्या याद रखना है? बैग होता है, उसमें एस लगा दिए, बैग्स, ठीक। तो बी से क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय, बलवंत रिक नहीं खाली, बलवंत राय मेहता, ठीक। ये कब आई थी? 1957 में आई थी। फिर अशोक मेहता, अशोक मेहता, ठीक। ये कब आई? ये आई आपकी 1977 में आई, ठीक। फिर ये आई जीवी के राव समिति आई, जीवी के राव समिति आई, ठीक है, राव समिति आई। फिर ऐसे कौन आई? एमएल सिंघवी समिति आई, एमएल सिंघवी समिति आई, ठीक। तो ये सारी समितियां बनी, इनके भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर 73वां संविधान संशोधन कब आया? 73वां संविधान संशोधन कब आया? 1993 में आया, ठीक है, 1993 में आया, ठीक। 74वां संविधान संशोधन 1994 में आया। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और आपको बता दें तो ये आपका टॉपिक ही खत्म हो जाए, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि आप समझ पा रहे होंगे, आपकी तैयारी भी हो रही है, आपको टेस्ट भी कैसे करना है ये भी चीज़ पता चल रही होगी, है ना। तो यही उद्देश्य है हमारा। थोड़ा सा कंपैरिजन देखना है हमको। में हम लोग कंपैरिजन देखेंगे, क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? कंपैरिजन देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। भाग 9, भाग 9, 9 का, भाग 9 का, ठीक है, भाग 9 का क्या क्या इसमें दिया गया है, ठीक है। भाग 9 का भाग, इसे पंचायतों के बारे में दिया है। भाग 9 में डायरेक्टली पंचायत के बारे में कई बार क्वेश्चन इसे पूछा गया है। भाग 9 का में क्या दिया गया है? भाग 9 का में नगर पंचायतों के बारे में बात की है, नगर पालिका के बारे में या नगर पंचायत के बारे में बात किया गया है, ठीक है, तो पालिका भी बोलते हैं। 9 खा में क्या गया? सहकारी समितियों की बात की गई, सहकारी समितियों की बात की गई है। सहकारी समितियां, जैसे अमूल कंपनी नहीं चलती है, ये क्या है? कोऑपरेटिव है, तो कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव कंपनियों की बात करती है। इसके कौन सा आर्टिकल है? इसका आर्टिकल है 243 ए से ओ है, ठीक है, ओके। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ठीक है। इसका आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल है 243, 243, सॉरी 243 ZH, ठीक है, ये पंचायतों का है, ठीक। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ये कौन सी है? 11वीं अनुसूची है और ये 12वीं अनुसूची में है, ठीक।
ये 11वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में है, और ये 12वीं अनुसूची में है। इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप लोग ले लें, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आपको आपकी हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आपके क्वेश्चन से सारे टॉपिक्स क्लियर हो। ये देखिए, अब कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइए, अगर इसका क्वेश्चन बनेगा तो आपसे आराम से बनेगा, है ना। तो यही चीजें हैं, हमारा क्वेश्चन आंसर कराना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि आपकी तैयारी भी बेहतर बनाई जाए, कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक रिवाइज कराए जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कि कनाडा से लिया गया है, कि आयरलैंड से लिया गया है, कि फ्रांस से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समवर्ती सूची लिया है। क्या लिया है? समवर्ती सूची लिया है, ठीक है। और क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा लिया है, प्रस्तावना की भाषा लिया है, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा लिया है, ठीक। फ्रांस से बात करें तो जो हमने बंधुता का निर्णय लिया है, बंधुता जो है हमारे यहाँ फंड उसमें प्रस्तावना में फ्रांस से लिया गया है। आयरलैंड से बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तक डीपीएसपी लिया गया है, डीपीएसपी लिया गया है, ठीक है। और क्या लिया गया है? राज्यसभा में, जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, जो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, वो यहीं से लिया गया है, स्थानों का आवंटन लिया गया है, ठीक है। कनाडा में क्या लिया गया है? कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां लिया गया है, 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 ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, स्पेस कम है तो नेक्स्ट पेज में लेके पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो कनाडा से क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियां लिया गया, संघात्मक विशेषताएं लिया गया है, कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा से आपका अवशिष्ट शक्तियां लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां और अवशिष्ट शक्तियां लिया गया है राज्यपाल द्वारा, ठीक है। एक तो अवशिष्ट शक्तियां लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां कहाँ पे होंगी? केंद्र के पास होंगी, ठीक है। और सशक्त केंद्र की बात की गई है, सशक्त केंद्र की बात की गई है, सशक्त केंद्र की बात की गई है। संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? संघीय व्यवस्था भी हमने यहीं से ली है, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक सुरक्षित रख देता है, वो भी यहीं से लिया गया है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक जो लिया गया है, वो भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर, ठीक है। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से ली गई है गणतांत्रिक व्यवस्था। क्या लिया गया है फ्रांस से? फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस, फ्रांस से ली गई है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है, व्यवस्था ली गई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची लिया गया है। और क्या लिया गया है? और क्या लिया गया है? और प्रस्तावना की भाषा ली गई है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। और क्या देखते हैं? अगला देश देखते हैं, आयरलैंड देखते हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड, आयरलैंड में क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है, ठीक है। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और क्या लिया गया है?
राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है, 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है, ठीक है, 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है, वो लिया गया है। मनोनयन मतलब उनका नाम बिना चुनाव के लोग आते हैं, ठीक है। और क्या लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल भी यहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी इसी से लिया गया है, कौन कौन शामिल होगा, यहीं से लिया गया है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या लिया गया है। और आयरलैंड हो गया। जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के संविधान को वाइमर बोलते हैं, तो जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। क्या लिया गया है, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, ठीक है, आपातकाल लिया गया है। और अगर हम बात करें रसिया से, रसिया यानी रूस से बात करें, तो रसिया से हमने जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय लिया है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का विचार जो हमने प्रस्तावना में लिया है, आर्थिक राजनीतिक न्याय का विचार हमने जो लिया है प्रस्तावना में, वो यहीं से लिया है, ठीक है। और हमने फंडामेंटल ड्यूटी भी यहीं से ली है। फंडामेंटल ड्यूटी को हम एफडी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए की बात करें तो यूएसए से हमने सुप्रीम कोर्ट का जो है गठन होता है वो लिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का लिया है। और क्या लिया है, सुप्रीम कोर्ट का गठन की बात किया गया है, वो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं। फंडामेंटल राइट को हम एफआर लिख दे कोई दिक्कत, सुप्रीम कोर्ट को एससी लिख दे कोई दिक्कत, इसको फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट ऐसे लिख दे कोई दिक्कत, ठीक। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति लिया गया है, पुनरावलोकन की शक्ति लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति लिया गया है, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे हम लोग, है ना। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संशोधन लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, संविधान संशोधन लिया गया है। और कोई बच रहा है, कोई बच रहा है, ठीक है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, एक तो संसदीय व्यवस्था लिया है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था लिया है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। और क्या लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है। एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और क्या क्या लिया गया है यहाँ पे, एकल नागरिकता लिया गया है। और क्या क्या लिया गया है, एकल नागरिकता के बाद क्या क्या लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है। और विधि का शासन लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, ठीक है, विधि का शासन लिया है। अगर हम जापान की बात करें, यहाँ पे एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन करता है, यहाँ विधि का शासन है, जापान से हमने क्या लिया है, जापान से, जापान की अगर बात करें तो जापान से लिया गया है, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन गलत करते हैं। अगर विधि का शासन बोलेगा तो आप बताएंगे उत्तर यहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो जापान से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है, ठीक है। देखिए हमने आपको एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको हमने कराए, अब जोड़ लीजिए, हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको कहीं भी क्लास मिलेगी नहीं यूट्यूब में, इस फॉर्मेट में लोग क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं बस यूट्यूब पे, ठीक है। कनाडा में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, सशक्त केंद्र है, ठीक है, सशक्त संघीय व्यवस्था है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की विचारक विधि है। गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है फ्रांस से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के जो 12 व्यक्ति निर्वाचित करता है उसको दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी यहीं से लिया है। जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। रसिया से क्या लिया गया है, रसिया रूस से यानी समान सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का विचार वहां से लिया गया, प्रस्तावना फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है, ठीक है। अगर यूएसए की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, फंडामेंटल राइट, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ, ये सब लिया गया है।
दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, ये सारी चीजें ली गई है। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, इनमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, नहीं एक नंबर आप खो देंगे, क्या खो देंगे, एक नंबर खो देंगे और आप बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि बूंद बूंद से समुंदर भरता है, तो एक एक नंबर से जो है कट ऑफ बनता है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रेरक राज्य की रक्षा करे। ठीक है, तो आर्टिकल 355, आर्टिकल 268, आर्टिकल 51, आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 355 क्या आरोपित करता है, आर्टिकल 355 कहता है कि वह केंद्र पर कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से रक्षा करे। ठीक है, ओके, चलिए, हाँ 54वां क्वेश्चन है ना, तो ये जो है केंद्र पर ये प्रभावित करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिकल, ये कि राज्यपाल के बारे में बात किया गया है ना, आरोपित करता है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक शांति की रक्षा करे। ठीक है, ये हो गया। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग इसमें और डिटेल क्या देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, भाग 6 में किसकी बात की गई है, भाग 6 में किसकी बात की गई है, भाग 6 में किसकी बात की गई है, राज्यों की बात की गई है, किसकी बात की गई है, राज्य की बात की गई, स्टेट की बात की गई है कि कितने स्टेट होंगे। ठीक है, कितने स्टेट होंगे, आर्टिकल 152 से कितने में है, 237 में। आर्टिकल 152 से 237 में इसकी बात की गई है। ठीक, भाग 6 में किसकी बात की गई, राज्यों की बात की गई। आर्टिकल 152 में क्या कहता है, आर्टिकल 152 कहता है कि आर्टिकल 152 राज्यों की बात करता है कि भारत में कितने राज्य हैं। यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं करता है, राज्यों की बात करता है, तो 28 राज्यों की बात करता है। ठीक, किसके 28 राज्यों की बात करता है। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कुछ राज्यपाल के जो है आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको कैसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो उसका ट्रिक क्या है, रकानी, रकानी क्या है, रकानी कायोसस, क्या है, रकानी कायोसस, रकानी कायोसस। आपको ये 4-5 बार 10 बार बोलिएगा अपने कमरे में बंद करके, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 53, यहाँ 53 है, यहाँ 54 है, यहाँ 55, 57, 58, 59। ठीक है, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, ये सारे आर्टिकल आपके तैयार हो जाएंगे। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि भारत का एक राज्यपाल होगा, क्या कहा है कि राज्यपाल होगा, राज्यपाल के बारे में बात की गई है, राज्यपाल की बात की गई है। ठीक है, राज्यपाल की बात की गई है। तो ये इसका इसका पद कहाँ से लिया गया है, इसका पद लिया गया है कनाडा से, इसका पद लिया गया है कनाडा से। ठीक है, राज्यपाल प्रसाद, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, प्रसाद पर्यंत होता है। इसका वेतन कितना है, इसकी समय 3.5 लाख इसका वेतन है, कितना है, 3.5 लाख इसका वेतन है। ठीक है, अब इसमें का से क्या है, इसका का से किसके बारे में बात की गई है, इसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बात की गई है। क्या बात की गई है, कार्यपालिका शक्ति क्या होगी इसकी, कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्तियां दो तरह की होती हैं, है ना, एक होती है आपकी वास्तविक, वास्तविक होती है ना, तो वास्तविक कौन होता है, सीएम होता है, सीएम यानी कि, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री होता है, कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। एक औपचारिक होता है, औपचारिक कौन होता है, औपचारिक, औपचारिक कौन होता है, गवर्नर लिख देंगे, गवर्नर को हम जी से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जी से लिखेंगे। फिर आर्टिकल 155 में किसकी बात की गई है, आर्टिकल 155 में बात की गई है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति के बारे में की गया है, इसकी नियुक्ति करता है, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। इसकी सलाह पर, सलाह लेता है यहाँ पे, सलाह लेता है पीएम की, पीएम प्राइम मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। ठीक है, अब इसके कार्यकाल की बात किसमें की गई है, कार्यकाल की बात किसमें गई, प्रसाद पर्यंत है, 156 में कार्यकाल की बात की गई है, कार्यकाल की बात की गई है। ठीक है, फिर 157 में इसकी योग्यता की बात की गई है, इसकी योग्यता क्या होगी, योग्यता क्या होगी, योग्यता में 35 वर्ष
पीआई होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये सारी इसकी योग्यताएं हैं, ठीक है। और क्या है, फिर इसकी जो है योग्यताएं हो गई, ठीक है। साथ से इसके जो है शपथ के बारे में बात की गई है। इसको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश इसको दिलाता है, ठीक, उस राज्य का, ठीक। और फिर साथ से इसकी शर्तों के बारे में बात की गई है। क्या बात की गई है, शर्तों के बारे में बात की गई है। तो 153 में बात की गई है, राज्यपाल के बारे में बात की गई है कि राज्यपाल होगा, इसका पद कनाडा से लिया गया है। काश से इसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में 154 में इसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बात की गई, वास्तविक किसकी होगी और औपचारिक कौन होगी। फिर इसकी नियुक्ति की बात आर्टिकल 155 में है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, किसकी सलाह लेगा, प्रधानमंत्री की सलाह लगेगा। फिर इसका कार्यकाल कैसा होगा, प्रसाद पर्यंत होगा। कैसा कार्यकाल होगा, प्रसाद पर्यंत। मतलब ये राष्ट्रपति की इच्छा पे, फिर राष्ट्रपति की इच्छा पे इसका कार्य मतलब पद निर्भर करता है, जब राष्ट्रपति चाहेगा तब हटा देगा। फिर इसकी योग्यताओं के बारे में बात की गई कि 35 साल होना चाहिए, है ना, उम्र होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर इसको शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसको, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसको शपथ दिलाता है, ठीक है। शर्तें क्या होनी चाहिए, ये शर्तें क्या होनी चाहिए, उस राज्य का नागरिक ना हो, लाभ के पद पे ना हो। शर्तों में क्या है, शर्तों में क्या है, शर्तों में ये है कि उस संबंधित राज्य का नागरिक ना हो, राज्य का नागरिक ना हो जहां इसकी नियुक्ति हो रही है, नागरिक ना हो, ठीक है। और राज्य का नागरिक ना हो, और क्या है, और लाभ के पद पे ना हो, लाभ का पद ना धारण करता हो। और जब नियुक्ति हो जाए, ये पद धारण कर ले, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनका ये सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को। तो आप लोग ये ट्रिक रखिएगा, रकानी कायोसस याद रखिएगा। आपके सारे क्वेश्चन राजपाल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, आपके सारे क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। क्या होंगे, सही हो जाएंगे। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां किसमें है, 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 आर्टिकल 161 में। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, क्षमादान शक्ति किसमें है, आर्टिकल 161 में है, 161 में है। अगर वहीं हम राष्ट्रपति की बात करें, तो राष्ट्रपति की किसमें है, राष्ट्रपति की किसमें क्षमादान शक्तियां हैं, आर्टिकल 72 में है। किसमें है, आर्टिकल 72 में है। इसकी 161 में है, इसकी 161 में है। ये दो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में अंतर है। क्या अंतर है, अंतर यह है कि ये फांसी की सजा, फांसी की सजा के जो है नहीं माफ कर सकता है। और ये सिविल न्यायालय की, सैन्य न्यायालय की जो है, जो सैन्य न्यायालय होता है उसकी जो है सजा ये नहीं माफ कर सकता है। बाकी राष्ट्रपति की तरह ही इसकी शक्तियां हैं, ठीक है। 163 में क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 163 में क्या बात की गई है, आर्टिकल 163 में बात की गई है मंत्रिपरिषद की बात की गई है, मंत्रिपरिषद राज्यों में होगी उसकी बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 165 में क्या है, आर्टिकल 165 में एजी की बात की गई है। आर्टिकल 165 में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। 165 में किसकी बात की गई है, अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, ठीक है। चलिए, अगर 170 की बात करें, आर्टिकल 170 और आर्टिकल 171 की बात करें, आर्टिकल 170, आर्टिकल 171 की बात करें, आर्टिकल 171 की बात करें, तो 170 में किसकी बात की गई है, 170 में विधानसभा की बात की गई है, विधानसभा की बात की गई। 171 में विधान परिषद की बात की गई है, 170 में विधान परिषद की बात की गई है। चलते हैं, राष्ट्रपति के जो है अध्यादेश जारी करने की शक्तियां किसमें है, आर्टिकल 213 में, 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अध्यादेश जारी कर सकता है, तो उसमें है आर्टिकल 213 में है। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात की जाए, तो राष्ट्रपति की किसमें है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां किसमें है, राष्ट्रपति की है 123 में। 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है, लेकिन ये सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। ठीक है, जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहां यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। हाँ, ये दोनों बातें जो है सही लिखी हुई हैं। क्या है? दोनों बातें जो है सही लिखी हुई हैं। तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में सत्य नहीं है? उच्चतम न्यायालय कभी भी स्व प्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए परामर्श को मानने के लिए हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है। आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है बाध्य नहीं है। आर्टिकल 143 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो परामर्श दे सकता है, चाहे तो परामर्श नहीं दे सकता है। आर्टिकल 143 में थोड़ा बहुत ओरल देखेंगे अब हम लोग। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, लेकिन वो बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये यूएसए से ली गई है। कहाँ से ली गई है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था? यूएसए से ली गई है। हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था? 1935 के अधिनियम से हाई कोर्ट का गठन हुआ था। 1935 के अधिनियम से हाई कोर्ट का गठन हुआ था। हाई कोर्ट का गठन हुआ था। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 है। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद क्या है? 124 है। और हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या है? 214 है। थोड़ा बहुत अंकों का हेर फेर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का 124 है, हाई कोर्ट का क्या है? 214 है। ठीक है, 1861 में एक अधिनियम आता है। 1861 में अधिनियम आता है जिसके तहत तीन तीन हाई कोर्ट की स्थापना होती है। तीन हाई कोर्ट की स्थापना होती है। तीन हाई कोर्ट की स्थापना होती है। कितने हाई कोर्ट की स्थापना होती है? तीन हाई कोर्ट की स्थापना होती है। वो होती है 1862 में होती है जाके। एक कलकत्ता में होती है, एक मद्रास में होती है, एक बम्बई में होती है। कलकत्ता में, मद्रास और बम्बई में तीन हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1861 के आर्टिकल से। ठीक है, 1861 में कौन था? कैनिंग था। कैनिंग को जो है क्या कहा जाता है? इसने पोर्टफोलियो प्लानिंग को मतलब जो है लाने वाला कौन था? कैनिंग था। पोर्टफोलियो प्लानिंग को लाने वाला कौन था? कैनिंग था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर आपको बनना है तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए? कि आप हाई कोर्ट में जो है या तो 10 साल तक वकील रहे हो। ठीक है, या तो 10 साल तक वकील रहे हो, या हाई कोर्ट में आप 5 साल तक जज रहे हो। क्या रहे हो? 5 साल तक जज रहे हो। ठीक है, अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो हाई कोर्ट का जज बनना है। हाई कोर्ट का अगर जज बनना है तो क्या है? आपको वकील होना चाहिए, 10 साल तक वकील होना चाहिए, और 10 ही साल तक जज होना चाहिए जिला न्यायालय में। ठीक है, ये योग्यता हो जाती है। ठीक है, ये योग्यता हो जाती है। ओके, ठीक है। आर्टिकल 226 में क्या है? आर्टिकल 226 में क्या है? आर्टिकल 226 में क्या है? थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, तब हम लोग संविधान का आर्टिकल, जब हमारे संविधान के उल्लंघन होता है फंडामेंटल राइट का, तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं फंडामेंटल राइट के लिए। ठीक है, केवल फंडामेंटल राइट उल्लंघन होगा तब जाएंगे। आर्टिकल 226 क्या है? कि हम, अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम हाई कोर्ट अपने फंडामेंटल राइट उल्लंघन के लिए भी तो जा ही सकते हैं, साथ ही अन्य मामलों के लिए भी जा सकते हैं। तो ये जो है इसका जो क्षेत्र है काफी व्यापक हो जाता है फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट के संबंध में काफी व्यापक हो जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट में जो है अगर जज का कार्यकाल बढ़ाना हो, हाई कोर्ट में अगर जज की संख्या बढ़ानी हो, जज की संख्या बढ़ानी हो तो कौन बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा? जज की संख्या अगर बढ़ानी हो तो कौन बढ़ाएगा? राष्ट्रपति बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? राष्ट्रपति बढ़ाता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 165 में जो है ये बात की गई है। आर्टिकल 165 में कहा गया है। ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट
अभिलेख न्यायालय क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है कि पुराने दिए गए निर्णय के आधार पर नए निर्णय होते हैं। क्या होता है? अभिलेख न्यायालय होना क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक निर्णय हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय दे दिया, तो उसी को रिकॉर्ड मान लिया जाता है कि हाँ ये निर्णय का ये मामला था, आपने ये निर्णय दिया था, तो अन्य मामला भी ऐसा होगा तो उसका जिक्र किया जाएगा कि हाँ आपने इसका ये दिया था। इसको क्या बोलते हैं? अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट में कौन सा आर्टिकल है? सुप्रीम कोर्ट में कौन सा आर्टिकल है? सुप्रीम कोर्ट में जो है 129 है, 129 है। हाई कोर्ट में कौन सा आर्टिकल है? 215 है। ये अभिलेख न्यायालय है। क्या है? अभिलेख न्यायालय है। ठीक, अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय की बात करता है, अभिलेख न्यायालय की बात करता है। 243 में, आर्टिकल 243 में क्या है? 233 में क्या है? आर्टिकल 233 में क्या है? ये जिला न्यायालयों की बात करता है, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करता है, जिला न्यायालयों की बात करता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है या तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाए अब ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइए, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आप कैसी क्लास चाह रहे हैं, आपके लिए और क्या नया नया किया जा सकता है। ठीक है, हम आपके लिए क्लासेस लेके आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु कर सकता है? क्या है? राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है। तो 315 में ये बात कही गई है, 315 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 249 क्या है कि राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के विषय में अगर कोई कानून बनाना है तो राज्यपाल की क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राज्यसभा की शक्तियां हैं, अन्य शक्तियां हैं। अगर राज्य सूची के विषय में कोई कानून बनाना है तो राज्यसभा की शक्तियां किसमें दी गई हैं? आर्टिकल 249 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 312 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल 240 कौन सा था क्वेश्चन? ठीक है, 57 था। ठीक, 58 की बात करें तो भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित से किस चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण एवं चुनाव आयोग की बात करता है? चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग है ना, किसके किसे? राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, राज्य विधानमंडल का चुनाव कराता है, स्थानीय निकायों का चुनाव ये नहीं कराता है। स्थानीय निकायों का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इन तीनों के चुनाव ये कराता है। ठीक है, बात एकदम सही है, बात एकदम सही है, बात एकदम क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो इसी लिख देते हैं। भाग 15 में इसका क्या किया गया है? भाग 15 में इसका उल्लेख है, भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। ये जो है किसके किसके चुनाव कराता है? ये विधानसभा, विधान परिषद है ना, और लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव कराता है। देखिए, ये सीएम यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चुनाव नहीं कराता है क्योंकि इनकी नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल वहां का नियुक्त करता है। ठीक है, वो एक संवैधानिक रूप से है। ठीक है, और राष्ट्रपति की वो क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग में कितने मेंबर हैं? चुनाव आयोग में 3 मेंबर है। कितने मेंबर है? 3 मेंबर है। एक इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। क्या होता है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, एक 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, इसका कैसे हटाया जा सकता है? इसको महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं हटाया जा सकता, महाभियोग लगा के जायज है। इसकी योग्यता क्या है? इसकी योग्यता यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज होने की योग्यता रखता हो। सुप्रीम कोर्ट का जज होने की योग्यता जो होगी वही होना चाहिए। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है किसकी? राष्ट्रपति को हम पी से करेंगे और इसको पीएम को करेंगे, प्रधानमंत्री को पीएम से करेंगे। ठीक है, पीएम की जो है सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, पीएम की सलाह पे करता है। 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त करता है। ठीक है, वेतन कौन है? इसके संचित निधि पे वेतन भारित होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए।
चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अपने। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं? आर्टिकल 250, आर्टिकल 249, आर्टिकल 248, आर्टिकल 256। तो आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। आर्टिकल 249 क्या है कि राज्यसभा को राज्य सूची के विषय में कानून बनाना हो तो राष्ट्रीय हित में बना सकती है। आर्टिकल 226 में क्या है कि आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है? ठीक है, मूल कर्तव्यों में कौन सा सम्मिलित है? राष्ट्रगान का आदर करना, ठीक है, पहला ऑप्शन। भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, चुनाव में मतदान करना, अहिंसा से दूर रखना। चुनाव में मतदान करना कोई ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी हमारा नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा से दूर रहना। ये भी कोई हमारी बात नहीं, हम लोग आराम से हिंसा हिंसा कर सकते हैं, मजाक जोक अपार्ट, ठीक है। तो एक और दो इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ इसकी बात की गई है, इसकी बात की गई है, ठीक है। ये सब अंडरस्टूड है, ये सब आप करेंगे, ये सब आप करेंगे, ये आपके मन पे छोड़ा गया है, ठीक है, सब कुछ लिखा नहीं जाएगा, है ना। ओके, कौन सा क्वेश्चन हम लोग 6वां क्वेश्चन करा रहे थे। तो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटी को क्या बोलते हैं? एफडी लिख सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी या मूल कर्तव्य कौन से भाग में है? भाग 4 का में है। कहाँ पे है? भाग 4 का में है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 का है, ठीक है। कितनी, किस किस कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन उसके लिए हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको हम संविधान लिखते हैं, इसको अमेंडमेंट, इसको एक्ट लिखते हैं, ठीक। ऐसे ही लिखेंगे तो आप लोग फैमिलियर हो जाइएगा, ठीक। फिर आगे बात करें इसके बारे में, आगे और बात करें। कौन सी समिति बनी थी इसके लिए? इसके लिए समिति कौन सी बनी थी? स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। कौन सी बनी थी? स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। कौन से देश से लिया गया है ये जो है रसिया से लिया गया है। रसिया यानी रूस से लिया गया है, ठीक है। रसिया यानी रूस से लिया गया है। पहला कौन सा देश था? इसको किसने लागू करवाया? फंडामेंटल राइट को कौन सी समिति ने लागू करवाया? लागू करवाया वर्मा समिति ने। क्वेश्चन पीछे एक बार एमपीपीसीएस के क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था, 2018 वाले पेपर में, आप उठा देखिएगा, वर्मा समिति के बारे में पूछा गया था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। और क्या है इसमें? कितनी अभी हैं इसमें? अभी पहले मूल संविधान में 10 थी, अभी कितनी है? 11 है। 11वीं कौन सी है? 11वीं है आपकी 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसमें क्या है? इसमें ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की बात की गई है, प्राथमिक शिक्षा, है ना, प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष को बच्चों को शिक्षा की बात की गई है। पहला कौन सा देश था जिसने इसको अपनाया? पहला देश जिसने फंडामेंटल ड्यूटी को अपनाया, ये शायद ही क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा, जापान ने अपनाया। अगर नया क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। किसने अपनाया? जापान ने अपनाया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी भी रिवाइज हो गया। चले आगे। निम्नलिखित राज्यों में से भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम में कौन सा है? ठीक है, सबसे अंतिम में कौन सा है? तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है नागालैंड, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो नागालैंड की स्थापना 1987 में हुई, सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुई, नागालैंड की स्थापना 1966 में हुई। सबसे अंतिम में किसकी हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की हुई थी। कुछ और देख लेते हैं, पहला कौन बना, है ना, कुछ और देख लेते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप लोग तुरंत टैकल करिए कि कहाँ पहला कौन सा बना। पहला कौन सा बना था? पहला आंध्र प्रदेश बना था। फर्स्ट फर्स्ट कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश कब बनता है? 1953 में बनता है। 1953 में बनता है। फिर दूसरा कौन सा बनता है? फिर अगला आता है, फिर अगला कौन सा बनता है? गुजरात बनता है। गुजरात 1960 में बनता है। फिर अगला कौन सा आता है? फिर महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र कब बनता है? महाराष्ट्र भी आपका 1960 में बनता है। 1960 में बनता है।
ठीक है। फिर नागालैंड आता है, फिर नागालैंड आता है। नागालैंड कब बनता है? 1963 में बनता है। फिर नागालैंड के बाद क्या आएगा? नागालैंड के बाद आपका आएगा हरियाणा आएगा। हरियाणा कब बनता है? हरियाणा बनता है 1966 में बनता है। कब बनता है हरियाणा? 1966 में बनता है हरियाणा। ठीक। फिर मेघालय आता है, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय, मेघालय, मणिपुर, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सब कब बनते हैं? ये सब 1972 में बनते हैं, है ना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इस पे। फिर अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश कब बनता है? 1987 में। अरुणाचल कब बनता है? 1987 में बनता है। ठीक। गोवा कब बनता है? गोवा कब बनता है? 1987 में बनता है। 1987 में बनता है। फिर अभी लेटेस्ट वाले देख लेते हैं। लेटेस्ट में जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़, 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 झारखंड, झारखंड, ठीक है, और झारखंड और उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? यूपी से अलग हुआ। झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ किससे हुआ? ये एमपी से अलग हुआ। ये बिहार से अलग हुआ। ये यूपी से अलग हुआ। ठीक है, कब अलग हुए? कब अलग हुए ये? 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ। 1 नवंबर 2000 में अलग हुआ। ये कब अलग हुए? 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ। ये कब अलग हुए? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। ठीक है, चले नेक्स्ट। चलो आगे देखते हैं। लेटेस्ट वाला देखते हैं। सबसे लेटेस्ट कौन सा बना है? सबसे लेटेस्ट की बात करें तो सबसे लेटेस्ट 2 जून 2014 को भारत को 29वां राज्य बना था। वर्तमान में कितने? 28 राज्य हैं। 29वां राज्य बना था। कौन सा बना था? 29वां कौन सा बना था? 29वां कौन सा बना था आपका? तेलंगाना बना था। तेलंगाना किससे बना था? तेलंगाना आंध्र प्रदेश को टूट के बना था। आंध्र प्रदेश को टूट के बना था। ठीक है, 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, ये हमारा 29वां था। कौन सा था? 29वां था। ठीक है, 28वां था ये। ठीक, ये 28वां था। ये 27वां था। ये हमारा 26वां था। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बने आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के वाहनों के रूप में होता है। ठीक, उत्तर दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। ठीक, उत्तर दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में होता है। जी हाँ, साइड मिरर के रूप में होता है। ठीक है, उत्तर दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, तभी तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें, दूर दृष्टि दोष की बात करें, दूर दृष्टि दोष की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है? दूर दृष्टि, दूर की वस्तुएं दिखती हैं लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। तो पास की वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए उत्तल लेंस हो जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तर लेंस हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पास की वस्तुएं दिखती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, तो इसमें उत्तर लेंस की वो हो जाएगा। एक होता है आपका जरा दृष्टि दोष। ये बूढ़े लोगों में होता है, ना तो दूर का दिखता है ना तो पास का दिखता है। तो इनको कौन सा लेंस लगता है? इनको बाई फोकल लेंस लगता है। कौन सा लेंस लगता है? बाई फोकल लेंस लगता है। बाई फोकल लेंस लगता है। ठीक है, बाई फोकल लेंस लगता है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 63वां क्वेश्चन है क्रोमेटोलॉजी क्या होता है? विभिन्न रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी में क्या होता है? मछलियों का अध्ययन होता है।
ओरोलॉजी में क्या होता है, समय का अध्ययन होता है, तो सभी समय सुमेलित है, ठीक है। और क्या क्या याद रख सकते हैं, सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में क्या होता है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है, रेशम कीट पालन होता है, रेशम कीट पालन होता है, रेशम कीट, ठीक है। एक होता है आपका सेरीकल्चर हो गया, एपीकल्चर एक होता है, एपीकल्चर, एपीकल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है, मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है, ओके। इसी कल्चर में क्या होता है, मत्स्य पालन होता है, इसी कल्चर में क्या होता है, मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन होता है, ठीक है, मछलियों का पालन करते हैं, ठीक, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले आएंगे। एक कौन सी क्रांति आई थी, रजत क्रांति किससे थी, रजत क्रांति किससे थी, रजत क्रांति जो है अंडे से थी, अंडों के उत्पादन को बढ़ाने से थी। हरित क्रांति किससे थी, अनाजों के उत्पादन से, हरित क्रांति अनाजों के उत्पादन से थी, अनाजों के उत्पादन से थी, अनाज के उत्पादन को बढ़ाना है, ठीक है। कौन लाया था भारत में, स्वामीनाथन लाया था, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे, स्वामीनाथन थे। विश्व में कौन से थे, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे, नॉर्मन बोरलॉग थे विश्व के लिए, ठीक है। अभी स्वामीनाथन की जी है डेथ हुई है 98 ईयर की एज में, ठीक है। चले आगे चले, चलते हैं आगे। साधारण नमक क्या होता है, साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। धवल सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोरा क्या होता है, नीलत होता क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ठीक। सोरा क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 3, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3, कौन सा क्वेश्चन है इसका, 64वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 4 3 2 1 हो जाएगा इसका आंसर, 4 3 2 1, ठीक है। 3 4, साधारण नमक ये हो जाएगा 3 4, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा आपका हम्म, चलिए ठीक है, इसका बी पार्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टरलाइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन में क्या होता है, जल को शुद्ध किया जाता है, कैसे कैसे शुद्ध किया जाता है, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। क्लोरिनेशन होता है एक प्रक्रिया, उसमें भी जल को शुद्ध किया जाता है, तो वो एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। और कौन सा प्रक्रिया, ओजोनीकरण प्रक्रिया होती है। कैसे कैसे शुद्ध करते हैं, जल को शुद्ध करते हैं, एक क्लोरिनीकरण होता है, क्लोरिनीकरण, ठीक है। ओजोनीकरण होता है, ओजोनीकरण से शुद्ध करते हैं। एक किससे यूज करते हैं, एक पराबैंगनी किरण को यूज करते हैं, पराबैंगनी किरण को यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट किरण को। तो किससे संबंधित है, जल शुद्धिकरण से संबंधित है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, जो टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, जैसे CO2 हो गया, CH4 हो गया, मीथेन हो गया, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। क्षार और अम्ल क्या होते हैं, क्षार में जिनका पीएच जो है 7 से ज़्यादा होता है क्षार होते हैं, जिनका पीएच 7 से कम होता है अम्ल होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं। क्षार कैसा होता है, क्षार होता है कसीला या कड़वा होता है, ठीक है। कुछ अगर अम्लों के एग्जाम्पल ले तो नींबू हो गया, ठीक है, सिरका हो गया, है ना, नींबू हो गया, सिरका हो गया, ये सब अम्ल है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षार में आपका ब्लड आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, ब्लड आप देखिए कसेला कसेला लगता है, ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन ये कहता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल, ठीक है, कॉपर सल्फेट कीड़ानाशक, चांदी फोटोग्राफी प्लेट। जी हाँ, तीनों एकदम सही है। मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, पीड़कनाशी में, है ना, ये कॉपर सल्फेट पाया जाता है, फोटोग्राफी प्लेट में चांदी का प्रयोग होता है, एकदम तीनों बातें सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, और केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, संवैधानिक कठोरता के आधार पर। तो बताना है संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कब होती है। तो अगर केंद्र द्वारा निर्देशों का पालन न किया जाए तो संवैधानिक आपातकाल लग सकता है। आर्टिकल कौन सा है इसका, आर्टिकल 356 में बात करी गई है, ठीक है। आर्टिकल किस में बात की गई है, 356 में
इसकी बात की गई है। भाग 18 में आपातकाल की बात किसमें की गई है? एक मिनट, इसमें स्पेस नहीं बच रहा है, स्पेस नहीं बच रहा, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। आपातकाल की बात किसमें की गई है? भाग 18 में बात की गई है आपातकाल की। आपातकाल की बात किसमें की गई है? भाग 18 में की गई है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है इसके लिए? अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 352 से 360 के बीच में इसकी बात की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 352 क्या कहता है? ये बात करता है राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय आपात की बात करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 356 केस की बात करता है, जो राज्यों में आपातकाल लगता है। ठीक है, राज्यों में आपातकाल की बात करता है। आर्टिकल 360 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 360 में बात की गई है वित्तीय आपातकाल की। वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, जो अभी तक कभी भारत में नहीं लगा है। ठीक है, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है, ये आपातकाल इंदिरा जी ने लगाया था, 1975 में लगाया था। ठीक है, लगा था जो है 1975 की इमरजेंसी, याद होगी, है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण। संसदीय व्यवस्था भारत में कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? यहीं से लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है। ठीक है, नियम, विधि बनाने की नियम प्रक्रिया भी यहीं से ली गई। ठीक, तो पूछा है संसदीय व्यवस्था क्या है? बहुमत दल का शासन होगा। ठीक है, राजनीतिक एकता होगी, ये भी बात सही है। शक्तियों का सम्मिश्रण होगा, ये भी बात सही है। इसमें स्थायित्व तो नहीं होता है कभी भी। अगर आपने देखिए, अगर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ अगर आ जाता है, तो आपको अपनी कुर्सी छोड़नी होगी, तो स्थिरता तो नहीं होती है। ठीक, स्थिरता तो नहीं होती है। बहुमत दल का शासन होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है इसमें। ठीक है, राजनीतिक एकरूपता होती है, दोहरी सदस्यता होती है ना, ये सारी चीजें होती हैं। पीएम का नेतृत्व होता है। ठीक है, चले, निम्नलिखित में किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। तो कौन कौन सा ऑप्शन है? गोलकनाथ वाद है, बम्बई वाद है, प्रेम प्रकाश सिन्हा वाद है, केशवानंद भारती वाद है। ठीक है, तो किसमें कहा गया था ये बम्बई वाद में कहा गया था। किसमें कहा गया था? बी आर बम्बई वाद में कहा गया था कि जो राष्ट्रपति जो है शासन लगेगा, उसमें राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। गोलकनाथ वाद कब आया था? गोलकनाथ वाद आया था आपका 1967 में आया था। कई बार क्रम लगवाता है। ठीक है, केशवानंद भारती कब आया था? 1973 में आया था। 1973 में आया था केशवानंद भारती केस। इसने जो है मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। किसने सिद्धांत दिया? मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। ठीक है, गोलकनाथ केस में क्या कहा गया? गोलकनाथ केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है। क्या कहा गया? फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, यानी फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, डीपीएसपी यानी कि राज्य के निर्देश तत्व क्या है? पूरक है एक दूसरे के। क्या है? एक दूसरे के पूरक है। चले आगे। एक इसमें मिनरवा मिल भी केस आया था। मिनरवा मिल केस आया था, मिनरवा मिल केस। आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कई बार ये 4 ऑप्शन दे देता है, बताता है कि आप लोग क्रोनोलॉजी लगाइए। क्रोनोलॉजी से इसका विशेष लगाव रहा है। आप लोग अगले देखिए, पिछले साल क्वेश्चन में कितना क्रोनोलॉजी लगवाया है। तो ये कब आया था? 1980 में आया था। क्रोनोलॉजी में 1980 में आया था। इसने क्या कहा था? संविधान के किसी भी संशोधन को न्यायालय पुनर्लोकन कर सकता है। क्या है कि पहले क्या होता था, लोग मनमाने तरीके से संशोधन कर देते थे संविधान में, जो हो सकता है नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा हो या उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हो। तो न्यायालय ने क्या कहा कि बेटा हो, आपको जो बनाना है बना लो, लेकिन हम आपकी
जो आपने रूल बनाया है उसकी न्यायिक समीक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। उसका चेक कौन करेगा? हम चेक करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओरोलॉन, ओरोलॉन किससे बना एक पॉलीमर है? किससे बना है? निक्रेलोनाइट, क्या नाम है? निक्रेलोनाइट्राइलाइट, ठीक है, नियोप्रीन, ठीक है, विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो किससे बना है ये? एक्रिलोनोलाइट से बना है। नियोप्रीन किसका बहुलक है? ये रबड़ का बहुलक है। किसका बहुलक है? रबड़ का पॉलीमर है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित इनसे कौन सा एक नियतवादी? नियतवादी मतलब जिसका टेम्परेचर एक समान रहता है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वार्म ब्लड। क्या बोलते हैं? वार्म ब्लड वाले, यानी गर्म खून वाले, मतलब एक जैसा इनका टेम्परेचर रहता है। इनका टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार नहीं बदलता है। इनका टेम्परेचर कैसे? वातावरण टेम्परेचर के अनुसार नहीं बदलता है। तो पहला उभयचर यानी मेढक, मेढक हो गया उभयचर में। सरीसृप यानी सांप, पक्षी, ठीक, मत्स्य, ठीक है, मत्स्य। तो किसका नहीं बढ़ता है? पक्षियों को देखा होगा आपने, इनका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ये कौन से हैं? ये वार्म ब्लड है। ठीक है, मछली पालन को क्या बोलता है? पिसीकल्चर बोलते हैं। मछली पालन को क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं। सांपों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सरपेटोलॉजी बोलते हैं। सरपेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरपेटोलॉजी बोलते हैं। सरपेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सरपेटोलॉजी बोलते हैं। उभयचर क्या होता है? जो पानी और मेढक में, पानी में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है। जैसे मेढक हो गया आपका, ये क्या है? उभयचर है। उभयचर जो पानी और दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? इथिक्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? इथियोलॉजी, इथियोलॉजी, ठीक है, इथियोलॉजी। ठीक है, इसके अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है दोस्तों? चला जाए आगे। ठीक है, धवल मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। जो धवल मशीन, ये देखिए कई बार जो है, अब क्या जरूरत है आपको इतना हिंदी लिखने की? धवल मशीन आप लोग जानते हैं, अभी यही वॉशिंग मशीन लिखा होता तो आप ना बता देते। तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रीकरण, अपोहन, उत्क्रमण प्रसारण प्रसारण, ठीक, उत्क्रमण प्रसारण और विसरण। तो इसका क्या है? इसका आंसर होगा ये अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण है ना, अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पे कार्य करता है। उत्क्रमण प्रसारण पे क्या करता है? आरओ काम करता है। आरओ आपके यहाँ लगा होगा पानी वाला, तो सभी लोग पानी पीते हैं आरओ का, है ना, तो ये आरओ पे काम करता है। अपोहन मतलब डायलिसिस। डायलिसिस मतलब क्या होता है? किसी चीज को शुद्ध, जैसे किसी किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा उसकी किडनी जो है सही की जाती है। जैसे कि जो प्रेमानंद महाराज हैं, उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, उनकी दोनों किडनियां खराब है तो उनकी डायलिसिस होती है हर हफ्ते महीने, जब भी होती हो उनको डायलिसिस कराने जाना पड़ता होगा। ठीक है, चले आगे चले। चलो बेटा आगे आ जाओ। कुछ सवालों दिए हैं, उनके अध्ययन, सवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सवालों को अध्ययन क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कुलेरा क्या है? एंटीबायोटिक है। हाँ बात सही, कुलेरा शैवाल। एनाबीना क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला है, शैवाल है, बिल्कुल सही बात है। लेमनेरिया क्या है? लेमनेरिया एक शैवाल है जो कहाँ पाई जाती है? समुद्र में पाई जाती है, उसी से आयोडीन की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही बात तीनों कही गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, तीनों बातें एकदम सही है। ठीक है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 1000 नैनोमीटर से छोटे वाले पार्टिकल्स का, 10 नैनोमीटर से छोटे वाले पार्टिकल का, 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल का, 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल का। तो इसमें 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल का अध्ययन किया जाता है। किससे पार्टिकल का अध्ययन किया जाता है? 100 नैनोमीटर से छोटे जो पार्टिकल होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी रहती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, सेलुलोज की बनी थी। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन की बनी होती है। जी हाँ, दोनों बातें एकदम सही है कि हाँ, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? सेलुलोज की बनी होती है। और कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? काइटिन की बना होती है। ठीक है,
कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? माइकोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। और इस सवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी। तो कंफ्यूजन वहीं रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या मिलान कराने में दे देगा, ए बी दे देगा, ये इधर 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 मिलान करवाएगा आपसे, है ना, कुछ भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है। किससे किया जाता है? तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा, भ्रूण द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किससे किया जाता है? जड़ द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जड़ द्वारा किया जाता है, ठीक है, जड़ द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है? पत्तियों में होती है। 99% प्रक्रिया कहाँ पे होती है? पत्तियों में होती है। जब बसंत की ऋतु में, सोचिए, अब पत्तियों से होती है, जब बसंत की ऋतु में सारी पत्तियां गिर जाती है तो पेड़ पौधे अपना कहाँ से भोजन बनाते हैं? 1%, 1% जो है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है, यहीं से खाना पीना इनका चल रहा होता है, ठीक है। जल क्या होता है? जल में जो है अवशोषण होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है। चले, जड़ क्या करते हैं? पौधे को स्थिरता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पौधे को स्थिरता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पौधे को स्थिरता प्रदान करते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक का प्रयोग हृदय संबंधी असमस्याओं का पता लगाने का किया जाता है? पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ओरेंटो एनालाइजर, क्या नाम है, ऑटो एनालाइजर, स्टेथोस्कोप। तो किससे हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने का प्रयोग किया जाता है? तो इससे ये ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या क्या है, कहे की जांच होती है। इससे जो है आपकी 3-4 जांचें हो जाती है, जैसे ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल की जांच हो जाती है। किसकी किसकी जांच हो जाती है? ग्लूकोज की जांच हो जाती है, कितना ग्लूकोज है, कितना यूरिया है, ठीक है, और ग्लूकोज यूरिया की जांच हो जाती है ना, ये सब चीजों की जांच हो जाती है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर क्या है? जब हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्टेथोग्राफ से क्या है? हृदय की धड़कन मापी जाती है। किससे? स्टेथोस्कोप से जो हम बीपी मापते हैं, क्या मापते हैं? बीपी मापी जाती है ना, ये हृदय की धड़कन मापते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेमेटोट्रोपिक हार्मोन, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है जो मानव शरीर को जल संतुलन बनाने में जो है होता है? तो ये वाला हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में वृद्धि का नियंत्रण करता है। क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रण करता है, हमारे शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करता है। शरीर की वृद्धि, शरीर बौना होगा कि लंबा होगा, इसी हार्मोन से डिसाइड होता है। जब बहुत ज्यादा शरीर, जब ये हार्मोन का बहुत ज्यादा स्राव हो जाता है तो आदमी खली बन जाता है। बहुत कम स्राव होता है तो आदमी वो जो बिग बॉस में नहीं आया था, छोटा सा था, अब्दू, अब्दू बन जाता है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है? शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करता है, वृद्धि का नियंत्रण करता है, ठीक है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है? ये पुरुषों में सेक्स हार्मोन का नियंत्रण करता है, पुरुषों में सेक्स हार्मोन का नियंत्रण करता है, का नियंत्रण करता है, ठीक है। लैंगरहैंस की दीपिका द्वारा निम्नलिखित में किस एक भाग का भाग है लैंगरहैंस? लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी, इसलिए इनका नाम लैंगरहैंस हो गया, ठीक है। लैंगरहैंस की दीपिका निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है? अमाशय, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, छोटी आंत। तो किसका भाग है ये? छोटी, ये अग्नाशय का भाग है। अग्नाशय के बाद ये किस सेल से निकलती है? ये अग्नाशय की बीटा सेल से निकलती है। किससे निकलती है? बीटा सेल से निकलती है। और यहीं से जो है किसका, इंसुलिन का भी उत्पादन होता है, इंसुलिन का भी स्त्रावण होता है। अगर अग्नाशय से इंसुलिन की मात्रा कम निकलने लगे तो लोगों को डायबिटीज की समस्या हो जाती है। किसकी समस्या हो जाती है? डायबिटीज की समस्या हो जाती है, ठीक है। छोटी आंत में कितने पार्ट होते हैं? छोटी आंत में ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम, ड्यूडेजम, जुवेनम, इलियम, डीजेआई आप लोग याद रखिएगा, छोटी आंत के पार्ट पार्ट होते हैं, ठीक है। अमाशय में क्या पाया जाता है? अमाशय में HCl नामक अम्ल पाया जाता है और खाना यहाँ पे जाके अपना टूटता है, ठीक है, ओके। चले, पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्त का संचय, स्टोरेज, पित्ताशय में होता है। पित्त का स्टोरेज कहाँ पे, स्टोरेज होता है। और पित्त निकलता कहाँ से? पित्त हमारा लीवर से निकलता है, ठीक है।
तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चला जाए जल्दी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्डी लवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, तो कौन सा वर्डी लवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्पादन है? तो लाल रंग के लिए जियोफ्लाइट, जियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, जेंथोफिल, लाइकोपिन। तो लाइकोपिन, तो कौन सा है? रोडोप्लास्ट जो है शैवालों में जो है लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। लाइकोपिन किसके लिए है? लाइकोपिन किसके लिए है? लाइकोपिन किसके लिए है? लाइकोपिन टमाटर का पीला रंग होता है, टमाटर का सॉरी लाल रंग होता है। ठीक है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन का कारण। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ठीक है, जैंथोफिल क्या होता है? जैंथोफिल में क्या होता है? पीला रंग होता है। क्या होता है? पीला रंग किसके कारण होता है? जैंथोफिल के कारण होता है, जैंथोफिल के कारण होता है। थियोप्लास्ट के कारण क्या होता है? ये भूरा रंग के लिए। शैवालों का भूरा रंग किस लिए होता है? ये भूरा रंग के लिए, शैवालों में भूरा रंग के लिए। ठीक है, और जैंथोफिल पीला रंग के लिए। लाइकोपिन टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? इसी कारण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक का सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है? प्लाज्मा प्लस फाइब्रोनिजिन, आरबीसी माइनस फाइब्रोनिजिन, प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनिजिन। प्लाज्मा से अगर फाइब्रोनिजिन हटा देंगे तो ये सीरम कहलाता है। 81 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 81 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको हम ब्लड के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ब्लड, ब्लड का एक भाग होता है लिक्विड, एक भाग होता है सॉलिड। क्या होता है? ब्लड का, ब्लड यानी खून। ब्लड को क्या बोलेंगे? खून का रिश्ता हुई है, खून, है ना। ब्लड में कितने चीजें होती हैं आपके? ब्लड में आपके दो पार्ट में होता है, एक सॉलिड भाग होता है, एक मिनट, एक भाग कौन सा होता है आपका? एक भाग होता है आपका लिक्विड, एक भाग कौन सा होता है आपका? एक भाग आपका होता है लिक्विड, लिक्विड, और एक भाग होता है आपका सॉलिड, सॉलिड। ठीक है, क्या होता है? एक भाग लिक्विड होता है, एक भाग सॉलिड होता है। लिक्विड वाले भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड वाले भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है? प्लाज्मा में जल कितने परसेंट होता है? 90% जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है। इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड वाले भाग को रुधिराणु बोलते हैं। रुधिराणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिराणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिराणु बोलते हैं। इसी को कार्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल भी बोलते हैं, इंग्लिश में कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, इसको प्लाज्मा बोलते हैं। लिक्विड वाले भाग को प्लाज्मा बोलते हैं। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, तो प्लाज्मा में आइए थोड़ा सा चीजें और देखते हैं हम लोग, क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। प्लाज्मा में आपका एक फाइब्रोनिजिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फाइब्रोजिन, फाइब्रो, फाइब्रोजिन। क्या पाया जाता है? फाइब्रोजिन पाया जाता है। ये क्या काम करता है? ये आपके क्या काम करता है? ये आपका जो है खून को जमाता है। क्या करता है? इसे आपको, ये आपके खून को जमाता है, खून को जमाता है। ऐसे कहीं आपको ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड निकलने लगा तो कैसे बंद होगा? तो फाइब्रोजिन नामक हार्मोन से निकलता है। ठीक, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन जो है प्लाज्मा को गाढ़ा करता है, क्लॉटिंग करता है। क्या करता है? प्लाज्मा को गाढ़ा बनाता है। क्या करता है? प्लाज्मा को गाढ़ा बनाता है। ठीक है, गाढ़ा बनाता है, गाढ़ा बनाता है। एक होता है आपका हेपेरिन। क्या होता है? हेपेरिन, हेपेरिन। ये क्या करता है? रक्त को पतला बनाता है। क्या करता है ये? रक्त को पतला बनाता है, ब्लड थिनर का काम करता है। ये क्या करता है? ब्लड को जमने से बचाता है, ब्लड को पतला बनाता है। क्या करता है? ब्लड को पतला बनाता है, ब्लड को पतला बनाता है। ठीक है, ब्लड को क्या करता है? पतला बनाता है। क्या करता है? पतला बनाता है। ठीक है, एक होता है आपका एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीबॉडी का काम क्या होता है? कि आपके शरीर को बीमारियों से बचाता है ये। ठीक है, क्या करता है? बीमारियों से बचाता है शरीर को। क्या करता है? बीमारियों से बचाएगा। अब सॉलिड वाला भाग देते लेते हैं, सॉलिड वाला भाग।
सॉलिड वाले भाग में कितने पार्ट होते हैं? सॉलिड वाले भाग में आपके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आरबीसी, क्या होता है? आरबीसी होता है। एक होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक आपका होता है प्लेटलेट्स। क्या होती हैं? प्लेटलेट्स। जिससे आपको डेंगू वगैरह हो जाता है तो आपकी प्लेटलेट्स भर जाती हैं। प्लेटलेट क्या होती है? प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120। ये आरबीसी कितना परसेंट होता है इसमें? ये लिक्विड पार्ट कितना परसेंट होता है? लिक्विड पार्ट होता है आपका 60% आपका लिक्विड पार्ट होता है टोटल, और 40% ये भाग होता है। 40% का 99% भाग आरबीसी होता है। बाकी 1% में जो है डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स आपके आते हैं, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आरबीसी का आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है? आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। क्या है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट है। क्या है? इरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी जो है आपका कितने दिन का चलता है? 4 दिन चलता है, या 4 दिन से 1 सप्ताह चलता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? आपकी बीमारियों से लड़ता है। क्या करता है? ये बीमारियों से लड़ता है, बीमारियों से लड़ता है, ठीक है। ओके। जब एचआईवी नामक बीमारी हो जाती है तो डब्ल्यूबीसी में टी सेल खत्म हो जाता है। क्या होता है? टी सेल प्रभावित होता है। टी सेल हमको बीमारी सुरक्षा प्रदान करता है, तो टी सेल हमारी खत्म होने लगती है। प्लेटलेट्स में क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 से 2 लाख के बीच में होती है, ठीक है, या 2 से 2.5 लाख भी होती है। प्लेटलेट्स की संख्या अगर घटने लगती है तो जैसे डेंगू वाले रोग में क्या होता है? डेंगू जब हो जाता है तो इसमें प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। इंसान को जो है एकदम कमजोरी आ जाती है बहुत बुरी। तो कभी डेंगू के मरीज को आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा कमजोर होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, एकदम कमजोर होता है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है निर्माण? कहाँ होता है? बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। तिल्ली या पिलीहा। ब्लड बैंक किसको बोलता है जाता है? ब्लड बैंक बोला जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है। किसी को तिल्ली बोलते हैं या पलीहा भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, ठीक। एनीमिया जब हो जाता है तो क्या होता है? एनीमिया किस कारण होता है? एनीमिया किस कारण होता है? एनीमिया किस कारण होता है कि आपको आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी हो जाती है तो होमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। होमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आरबीसी की कमी हो जाती है। तो ये आपको एनीमिया का नामक रोग होता है, तो ये दिक्कत हो जाती है। आरबीसी की कमी हो जाएगी तो ब्लड नहीं बनेगा, आदमी चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, एकदम मुंह बनाया रहेगा 14 कोने का, है ना। ये सब दिक्कतें आती हैं। ओके, ठीक। आरबीसी का कब्रगाह किसको बोलते हैं? आरबीसी का कब्रगाह मतलब जो आरबीसी 120 दिन बाद खत्म हो जाएगा, 120 जीवन काल है तो उसको खत्म भी तो होगा वो। कब? कब्रगाह कहाँ पे खत्म होता है? तो ये स्प्लीन में जाके खत्म होता है। आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स की अवधि कितने दिन होती है? प्लेटलेट्स की अवधि होती है 7 दिन, ठीक है ना। प्लेटलेट्स की अवधि कितने दिन होती है? प्लेटलेट्स की अवधि कितने दिन होती है? इसकी अवधि होती है 7 दिन। कितने दिन होती है अवधि? 7 दिन इसकी अवधि होती है। 7 दिन इसकी अवधि होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आरबीसी क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ठीक। सॉरी। हमने पढ़ाया आपको ब्लड, ठीक है। ब्लड में क्या बताया हमने आपको? ब्लड में बताया हमने आपको, ब्लड में हमने आपको लिक्विड बताया, ब्लड में हमने आपको लिक्विड बताया, सॉलिड बताया। लिक्विड भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। 60% होता है, 40 भाग सॉलिड होता है, ठीक है। ओके, प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 60% होता है। फाइब्रोनेजिन का काम क्या होता है? फाइब्रोजिन को खून को जमाता है। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है? ये प्लाज्मा को गाढ़ा करता है। हेपेरिन का काम क्या होता है? ब्लड को पतला बनाता है। क्या करता है? पतला बनाता है कि ब्लड जमे नहीं शरीर में। एंटीबॉडी इसमें भी होती है, तो ये क्या करती है? एंटीबॉडी काम क्या होता है? ये बीमारियों से हमको रक्षा प्रदान करता है। अब सॉलिड भाग हम देखते हैं, सॉलिड भाग देखते हैं।
सॉलिड भाग में कितने पार्ट हमने बताए? सॉलिड भाग में हमने बताया आपको, सॉलिड भाग में हमने आपको बताया, बीच में आया, सॉलिड भाग में हमने आपको आरबीसी बताया, डब्ल्यूबीसी बताया, प्लेटलेट्स बताया। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? कितने दिन का जीवन काल होता है? 120 दिन का। आरबीसी का क्या नाम है? क्या नाम? एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, साइट ही होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है बोन मैरो में निर्माण होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में निर्माण होता है। जब भ्रूणीय अवस्था में कहाँ पे बनता है? भ्रूणीय अवस्था में कहाँ पे बनता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूणीय अवस्था में लीवर में इसका निर्माण होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में इसका निर्माण होता है, ठीक है। ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक बोलते हैं। एनीमिया किससे होता है? एनीमिया हमें आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी होती है तो होमोग्लोबिन की कमी होती है। होमोग्लोबिन की कमी तो आरबीसी की कमी से ब्लड की कमी हो जाती है। आरबीसी का कब्रगाह किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। इसकी अवधि कितने दिन होती है? 7 दिन होती है। इसकी संख्या 1.5 से 2 लाख, है ना, 1.5 से 2 लाख होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1.5 से 2 लाख होती है, ठीक है हमारी है ना, 1.5 से 2 लाख होती है। ओके, ठीक है। और ये हमने बताया डब्ल्यूबीसी 4 दिन बीमारियों से लड़ता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है हमारी, ठीक है। तो ये सारी बात हमने बताया है। इसका जीवन काल डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 4 दिन होता है जीवन काल, ठीक है। ओके, चला जाए आगे। स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। राइटिंग बड़ी गंदी है, इसके लिए क्षमा करना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, तो थोड़ी बहुत राइटिंग 19-20 हो गई होगी। चलते हैं आगे। चलो, किसानों की उनकी उपज को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए कृषि जिंसों के परामर्श व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु ई नैम पोर्टल बना था। ई नैम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक जो है पोर्टल है ये। का शुभारंभ कब किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? ये अप्रैल 2006 में, मई 2017 में, अप्रैल 2018 में, मई 2018 में। तो अप्रैल 2016 में ई नैम पोर्टल का आविष्कार किया गया या बनाया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर से बेहतर मूल्य मिले। अगर वो मंडी में अपने माल को ले जाते हैं बेचने के लिए, तो उनको एक बेहतर मूल्य की प्राप्ति हो सके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विचार करें, ठीक है। होटल, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, गहरे कोयले की खदानें, कौन सा श्रम गहन उद्योग है? भाई सब जगह श्रम लगेगा, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे खदानें हो, सब जगह जो है क्या लगेगा? लेबर ज्यादा लगेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दी हुई समयावधि में कीमतें एवं मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। क्या है? कीमत भी बढ़ जा रही है एवं मौद्रिक आय भी बढ़ रही है, दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। बिल्कुल सही बात है। बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ए पार्ट होगा। हाँ, दोनों बातें सही लिखी है। मौद्रिक नीति हमारा कौन बनाता है? मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है। मौद्रिक नीति हर 2 महीने में अपनी रिपोर्ट बनाती है। मौद्रिक नीति समिति में कितने मेंबर होते हैं? मौद्रिक नीति समिति में 6 मेंबर होते हैं। 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं, 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। आरबीआई की तरफ से जो होता है, अब उसका अध्यक्ष कौन सा होता है? उसका आरबीआई का जो है गवर्नर होता है, वो उसका अध्यक्ष होता है। मौद्रिक नीति समिति का हर 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देती है। 6 बार की जो है रिपोर्ट आती है। मुद्रास्फीति का हमारा लक्ष्य कितना है? कि 2 से 6% के बीच में हमारी मुद्रास्फीति रहना चाहिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है बजट सृजन, बजट सृजन, ठीक है, पूंजी निर्माण की बजट संग्रहण, ठीक है, बजट का निवेश। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सभी सम्मिलित है। पूंजी निर्माण कब होगा? जब आप बजट बनाएंगे, संग्रहण करेंगे, उनका निवेश करेंगे, तो दिन होगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने, अमर्त्य सेन ने, मॉरिस डिमोरिस ने, जॉन एडम्स ने। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक पीसीएस में 20 बार क्वेश्चन आया है, 3-4 बार तो मैंने देखा ही। तो मॉरिस डिमोरिस ने किया है। एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता बोला जाता है एडम स्मिथ को। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन है। ठीक है। अमर्त्य सेन को किसमें नोबेल प्राइज मिला था? 1998 में मिला था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए मिला था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज इनको मिला था। ठीक है, आगे चले। वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया व दिया जाता है क्या कहलाता है? भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार, अवर्गित समय सापेक्ष होता है। तो क्या होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालिक राशियों के रूप में क्या होता है? अल्पकालिक राशियों के रूप में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पैसा लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए? एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी। तो डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार कौन सी कह रहा है कि समाप्त किया जाए? वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी को खत्म करने की बात कर रहा है। किसकी बात की कर रहा है? एम्बर बॉक्स सब्सिडी खत्म करने की बात कह रहा है। डब्ल्यूटीओ का दोहरा सम्मेलन हुआ था जिसमें सब्सिडी के बारे में बात किया गया था। ग्रीन बॉक्स में क्या होता है कि कृषि के अनुसंधान एवं विकास की बात की जाती है। क्या कहा जाता है? जो खर्च होता है कृषि के अनुसंधान एवं विकास में, जो खर्च होता है अनुसंधान एवं विकास में जो खर्च होता है। ठीक है। ब्लू ब्लॉक्स में क्या होता है? ब्लू बॉक्स में तुम्हारा होता है बीज उर्वरक सिंचाई पे जो खर्च होता है वो खर्चा, बीज हो गया, उर्वरक हो गया, सिंचाई पे जो खर्च होता है ये आता है आपका ब्लू बॉक्स सब्सिडी में, बीज उर्वरक में जो है। ग्रीन बॉक्स में क्या आएगा? कृषि के अनुसंधान में जो है और विकास में जो खर्चा होता है। एम्बर बॉक्स में क्या होगा? अनाजों के संग्रहण पे जो खर्चा होता है, अनाजों के संग्रहण पे जो खर्चा होता है, उनको रखने पे, अनाजों के संग्रहण में जो खर्चा होता है ये एम्बर बॉक्स में आती है। ठीक है। रेड बॉक्स सब्सिडी कोई नहीं होती है, तो वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी को खत्म करने की बात कर रहा है। ये विकासशील और विकसित देशों में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? विकासशील और अविकसित देशों में। ठीक है, इसी को खत्म करने की बात कर रहा है। किसमें किसमें? विकासशील देश में जो विकास कर रहे हैं जैसे इंडिया, और अविकसित देश में ये जो है सब्सिडी पाई जाती है। विकसित देशों में एम्बर सब्सिडी का कोई अता पता नहीं है। ठीक है। श्रम योगी मानधन योजना के बारे में आपको बताना है। श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बताना है। ये बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास से है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन योजना से है, कामगारों की न्यूनतम मजदूरी से है, खान कारखानों के काम में घंटों से है। तो ये किससे है? ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पेंशन योजना से है। इसमें क्या है? ये श्रमधन मानधन योजना कब आई थी आपकी? ये 5 फरवरी 2019 को आई थी। 5 फरवरी 2019 को आई थी। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? 18 से 40 वर्ष की जो है लोग इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। 18 वर्ष से 40 वर्ष के बाद के लोग। 60 वर्ष के बाद क्या होगा? 60 वर्ष के बाद जब इनकी 60 वर्ष हो जाएगी तो इनको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। ये पहली ऐसी पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक परियों पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हाँ दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है। हाँ, सार्वजनिक व्यय होगा। देखिए मंदी आएगी तो क्या होगा? मंदी आएगी तो लोगों के पास काम नहीं रहेगा। अगर सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय होगा तो लोगों के पास क्या होगा? काम मिलेगा लोगों को, है ना? लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास अर्निंग बढ़ेगी। मंदी में तो ऐसे ही बेचारे परेशान है। तो एकदम सही बात है। तो सार्वजनिक व्यय उत्पादन को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। जाएंगे आप उनको वेतन देके कमाएंगे, जाके आटा चावल दाल खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, जो भी खरीदेंगे, उससे क्या होगा? हमारी जो है इकोनॉमी चलेगी, है ना? ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से वित्त मंत्रालय के कार्य है, वित्त मंत्रालय का कौन सा आर्टिकल है? वित्त मंत्रालय आर्टिकल 280 में दिया है। क्वेश्चन इससे भी पूछता है, आर्टिकल से भी पूछता है। आर्टिकल 280 में दिया है, क्या क्या काम है इसके? राजकोषीय नीति का निर्धारण करना, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, बजट का अनुमान तय करना। इसके 1 2 4 काम है, 3 काम ये किसका है? ये आरबीआई का काम है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 के अधिनियम से हुई थी। 1935 के अधिनियम से आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई जो है 1935 से पहले पाकिस्तान और म्यांमार के भी बैंक का काम करता था। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 4 हो जाएगा। 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? जैसे एक खेत है, इसमें 2 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन इसमें 3 लोग और लगा दिए जाएं, है ना, तो ये 3 लोग क्या हो गए? प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई, है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में पर विचार कर, शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन सूचना, कौन सा मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं? भाई अगर शिक्षा में निवेश करोगे तो जाहिर सी बात मानव पूंजी होगा, कार्यस्थल प्रशिक्षण होगा तो बेहतर काम करेंगे, स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो बढ़िया रोज आएंगे, खूब 12-12 घंटा काम कराओ, है ना। प्रवसन सूचना अगर उनको अच्छी रहेगी तो सभी जो है इसके हो जाएंगे कठिन। निम्नलिखित में किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं? कर्तन एवं दहन कृषि किसको कहा जाता है? कर्तन एवं दहन कृषि बोला जाता है स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे अपने यहाँ झूम कल्टीवेशन नहीं होता है, झूम कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक खेत में कृषि करते थे आदिवासी लोग, जब वहां पे उस खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी तो उसको आग लगा देते थे, फिर छोड़ के दूसरे आग में लगाते, दूसरे खेत में जाते थे, फिर 2-3 साल वो वाली पड़ी रहती, फिर उसमें आके खेती करते थे। उसी को कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है। इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम, कहीं कहीं मिल्पा नाम भी मिलता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम मिलते हैं। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि जो है कैश क्रॉप्स, पैसे नगद क्रॉप्स। नगदी क्रॉप्स कौन सी हैं? जैसे मूंगफली हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, ये कैसी कैश क्रॉप्स है ना। ओके। गहन निर्वाह कृषि में क्या होती है? यहाँ पे मजदूरी बहुत ज्यादा, गहन निर्वाह कृषि में क्या है? मजदूरों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने टी प्लांटेशन में देखा होगा, बहुत लोगों की जो है आवश्यकता पड़ते हुए, बहुत लोग इसमें जो है लगे रहते हैं। टी वाला हो गया, कॉफी वाला हो गया, है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही समय? लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, सही बात है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, सही बात है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, एकदम सही बात है, तीनों बात सही है। गोल क्रांति या रजत क्रांति किससे है? गोल क्रांति या रजत क्रांति किससे है? रजत क्रांति किससे है? ये अंडा उत्पादन से है, अंडा उत्पादन से है। ठीक है। गुलाबी क्रांति किससे है? गुलाबी क्रांति किससे है? गुलाबी क्रांति किससे है? ये प्याज या मांस के उत्पादन से है, प्याज या मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। ठीक है। हरित क्रांति किससे है? खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए आई थी। हरित क्रांति किससे है? खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए है। ठीक है। एक आई थी दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति किससे है? हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? स्वामी एम एस स्वामीनाथन है। दुग्ध क्रांति के कौन है? वर्गीस कुरियन है, वर्गीस कुरियन है। ये किससे है? दूध से है। ठीक है। ओके ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ जेंडर बजटिंग का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? 2011-12 में, 2007-8 में, 2006-7 में, 2005-6 में। तो कब इसका जो है किया गया था? कब किया गया था इसका? 2005-6 में जो है ये इसका प्रावधान किया गया था। कब किया गया था? 2005-6 में किया गया था कि महिलाएं और पुरुषों को बराबर लाए जा सके, महिला और पुरुष बराबरी स्थिति पे आ सके। ठीक है। 2005-6 में जेंडर बजटिंग का प्रावधान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ दिए पर चांदी की वो धातु काली हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेती है। क्या ये दोनों बातें सही हैं? जी हाँ, दोनों बातें सही हैं। सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेती है और चांदी पर काली परत बन जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? ठीक है। क्या सही क्रम है? प्रक्रम निर्गत निवेश, निर्गत निवेश प्रक्रम, प्रक्रम निवेश निर्गत, निवेश प्रक्रम निगम,
तो इसका क्या सही क्रम हो जाएगा? इसका जो है सही क्रम डी हो जाएगा। निवेश क्या होता है? किसी भी उद्योग को आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें पैसा लगाएंगे। प्रक्रम क्या होगा? मान लीजिए हमने ब्रेड की फैक्ट्री है, हमने आटा गेहूं ले लिया तो हमने ब्रेड बना लिया तो प्रक्रम हो गया। फिर निर्गत, हमने उसको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया तो निर्गत हो गया। ठीक, निवेश क्या हो गया? हमने आटा खरीदा, पैसा लगा के, वो निवेश हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा सेट 2। ठीक है, सेट 3 भी इसका आएगा। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो में आपको लगभग लगभग 500 से 600 क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे, और लगभग लगभग आपके 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे तो लगभग 30-40 टॉपिक आपके बहुत आराम से तैयार हो गए होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, और पढ़ाई अच्छे से करिए, और आर ओ में आपको अपनी एक सीट लेके रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।